टाइम में आया करो, टाइम में आया करो, सब लोग टाइम में आया करो। क्या लॉन्गरी नहीं आएगा? ओके ठीक है, सॉल्युबिलिटी सीखते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सपोज कि मान लो एक सॉल्वेंट है, कोई भी एक सॉल्वेंट है, एक कंटेनर है, यहाँ पे कोई भी एक सॉल्वेंट है। सपोज कि मान लो पानी है, H2A है, ठीक है। ये H2O में, पानी में तुम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। तुम सॉल्यूट इसको डिसॉल्व करते हो, कर रहे हो सॉल्यूट। सपोज कि मान लो यहाँ पे सॉल्यूट फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, फेंक रहे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम कितना इस पे डिसॉल्व कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट। मतलब इस सॉल्यूशन पे तुम एक प्रोपोर्शन के बाद, सपोज कि मान लो तुम यहां पे 100 मोल्स सॉल्यूट तुमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब तुम 101 मोल सॉल्यूट डालने गया तो तुम्हारा क्या हुआ? अभी हमारा सॉल्वेंट ये नहीं रहे कि सपोज कि मान लो ये हमारा पानी था, पानी में तुम कुछ भी ग्लूकोज डाल रहे हो, ठीक है। ग्लूकोज किसका होता है? सॉलिड होता है। और ये किसका था? लिक्विड का था। तुम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का मोलिक्यूल कितना डाल सकते हो यहां पे टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसके बाद में तुम और सॉल्यूट डाल नहीं सकते। डालने से क्या होगा? डालने से क्या होगा? हमारा स्टेट, मतलब हमारा पहले अभी पानी में मैं ग्लूकोज डाल रहा था तो पानी का अमाउंट ज्यादा था, इसीलिए सॉल्वेंट कौन था? पानी था। लेकिन तुमने अगर उस प्रोपोर्शन से ज्यादा तुमने सॉल्यूट डाल दिया तो तुम्हारा सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा। सॉल्वेंट अभी कौन हो जाएगा? जो सॉल्यूट तुम डाल रहे थे वो मेरा सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पोर्शन, वो लिमिट जहां तक तुम डाल सकते हो टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन अच्छे से लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, टिक कर लो। Solubility of a substance is the maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solution at a specific temperature. Okay, टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला मैं, टेम्परेचर के बारे में बोल रहा हूं। एक बार पढ़ लो ये वाला टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज होता है। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्यों चेंज होता है? सपोज कि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल सकते हो एक सॉल्वेंट में, उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है सर, टिक कर लो ये वाला सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन टिक कर लो। पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सिंपल बात है, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्युबिलिटी के बाद क्या आता है? ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो सॉल्युबिलिटी हमें, मेरा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी ये वाला पढ़ा रहा हूं। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इससे क्वेश्चन आता है। सपोज कि मान लो देखो देखो ये है मेरा सॉल्यूट, ये है मेरा सॉल्वेंट। अच्छा सुनो सुनो, अच्छे से सुनो, ये मिलके मेरा बना रहा है, सपोज कि मान लो सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छे से देखो, ओए मोबाइल रख, मोबाइल रखना, तू मोबाइल भीतर घुमाई दी, मोबाइल रख। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला की बनाया से, सॉल्यूशन बनाया से, ये ए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? मान लो कि ये रिएक्शन जो है ये मेरा एक्सोथर्मिक नेचर का है। एक्सोथर्मिक नेचर बताता हूं एक्सोथर्मिक क्या होता है, ये शायद तुम लोगों को बताए, फिर भी मैं बताऊंगा। ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, सपोज कि मान लो वो एक्सोथर्मिक नेचर का है, ठीक है। दूसरे बार मैंने दूसरा लिया, अभी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट दिया और ये बना रहा है सॉल्यूशन, और इसके बीच में जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में रिएक्शन जब होगा तो हमारा हीट रिलीज होगा, ठीक है, हीट रिलीज होगा। और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो हमारा हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसका मतलब हीट रिलीज होता है, मतलब इसको हीट पसंद नहीं है, इसको हीट पसंद नहीं, इसलिए तो छोड़ रहा है ना हीट, है कि नहीं? अगर फिर से तुम इसको हीट दे रहे हो तो इसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ऑब्वियसली नहीं लगेगा। तो ऐसा रिएक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई रिएक्शन होता है और वो एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है और तुम हीट बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे
सॉल्युबिलिटी गिरता है। फिर से एक बार मैं फिर से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, मतलब इन लोगों को हीट से कोई मतलब नहीं, हीट पसंद ही नहीं है, फिर भी तुम इस पे हीट दे रहे हो तो इसको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। तुम सॉल्युबिलिटी मतलब इसका सॉल्युबिलिटी जो होगा, सॉल्यूट का मतलब अगर हीट देते हो तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। फिर से बोलता हूं, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बिलिटी, सॉल्युबिलिटी गिरता है, ठीक है, क्योंकि इसको हीट से कोई पसंद नहीं है, लेकिन इसको तो हीट पसंद है। इस पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा बोलो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है सर। ऐसा रिएक्शन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक नेचर का होता है, तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। चलो ये वाला टॉपिक एक बार पढ़ लो। वो इसको हीट पसंद था इसीलिए तुमने हीट दिया इसको, ठीक है, ये खुश हो गया इसीलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। इसको हीट पसंद नहीं था, तुमने हीट डाल दिया तो ये उल्टा काम करेगा, सॉल्युबिलिटी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ये घटाएगा, ठीक है सर। अभी वो पैराग्राफ एक बार पढ़ लो पढ़ लो भाई पढ़ लो। अरे यार बुक नहीं लाया, पढ़ लेना वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो टॉपिक एक बार पढ़ लो, वहां से क्वेश्चन बनता है। मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता आज। इसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है, ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो बताना, हाँ। ठीक है, समझ में आया? कोई बात ऐसे खटक रहा है, समझ में नहीं आया, वैसा कुछ है नहीं है ना? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछता है, क्वेश्चन लिख लो एक, नहीं तो भूल जाओगे। What is the effect of temperature? What is the effect of temperature? Effect of temperature. What is the effect of temperature? ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एक्चुअली। Effect of temperature on solubility of solute in a solution. ठीक है सर, तो इसको दो पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले हम लोगों का टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए दो पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, हो जाएगा ना? अच्छा ठीक है, ऐसे ही बोलते हो क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। हेनरीज लॉ, अच्छा ठीक है, हेनरीज लॉ, अभी हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। हाँ, हेनरीज लॉ अच्छे से सुनो, हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ बोलता है कि सपोज कि मान लो यहां पे एक सॉल्वेंट है, कोई भी एक सॉल्वेंट है, ठीक है, यहां पे एक सॉल्वेंट है, तुम यहां पे एक गैसियस सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो। क्या डिसॉल्व कर रहे हो? गैस सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्यूट नहीं, गैस डिसॉल्व कर रहे हो, कोई भी गैस इसको डिसॉल्व कर रहे हो। अभी सोच लो गैस कैसे डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व होता है ना, जैसे पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, वैसे ही कोई भी सॉल्वेंट में, पानी में तुम सपोज की मान लो कि तुम कोई भी गैस डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ये गैस का कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर रहेगा, है कि नहीं? O2 डिसॉल्व कर रहे हो, मान लो कि O2 डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर रहेगा,
ठीक है। तो हेनरीज लॉ बोलता है कि हमारा सॉलिबिलिटी, इसका सॉलिबिलिटी जो है मतलब O2 उतना ही डिसॉल्व होगा जितना इसका पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस होगा। मतलब इसका लिक्विड सरफेस का ऊपर में जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही इसका सॉलिबिलिटी होगा, वो इतना ही डिसॉल्व होगा जितना वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा एक्सर्ट करता है तो उसका सॉलिबिलिटी भी ज्यादा होगा, अगर पार्शियल प्रेशर कम एक्सर्ट करता है तो उसका सॉलिबिलिटी भी कम होगा। और पार्शियल प्रेशर कहां पे देखा जाता है? अबव द लिक्विड सरफेस। तो हम यहां पे लिख के बताते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility of that gas in the liquid surface। समझ में आया ये बात? ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा जितना ये पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस एक्सर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यही हेनरीज लॉ पूछा जाता है। लिख लो हेनरीज लॉ क्या होता है, यहां से देखकर भी लिख सकते हो, मैंने जो बोला वो ही है, देखकर भी लिख सकते हो। The partial pressure of the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above the liquid surface। ये हमारा हेनरीज भाई साहब ने बोला था। समझ में आ गया ना हेनरीज लॉ? कोई प्रॉब्लम नहीं है हेनरीज लॉ पे? पक्का? ओके। अच्छा एक चीज बता मुझे, हेनरीज लॉ समझ में आ गया ना? पक्का? आगे चले? जब तुम डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से समझोगे ना तभी तुम्हारा साम अच्छे से होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कहां पे लेना है एक बार फिर से बता देता हूं। पार्शियल प्रेशर कहां पे लेना है? अबव द लिक्विड सरफेस ना अंडर द लिक्विड सरफेस? बताओ। अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, और हमारा सॉलिबिलिटी है वो कहां पे लेना है? इनसाइड द लिक्विड सरफेस। ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सॉलिबिलिटी बढ़ेगा मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ेगा मतलब ये क्या है? ये इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि गैस का मॉलिक्यूल बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर सॉलिबिलिटी बढ़ेगा ऐसे बोल सकते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब सॉलिबिलिटी अगर बढ़ेगा, अगर सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहा है कि नहीं? मोल्स बढ़ रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, तो बोल सकते हैं सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। सॉलिबिलिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute that can be dissolved, maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent to make a saturated solution। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। तो अभी यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर, यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले था सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड सरफेस। ये बोल सकते हैं ना? तो लिख लो, बोल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर कहां पे लेना है? फिर से पूछ रहा हूं, कहां पे लेना है? अबव द लिक्विड सरफेस। और हमारा ये कहां पे लेना है? इनसाइड द लिक्विड सरफेस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड सरफेस।
ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसने बोला था? हेनरिस ने बोला था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है? ये वाला है। ठीक है सर, ओके। अभी मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से एक कांस्टेंट घुसता है जिसको हम लोग हेनरिस लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच एंड मोल फ्रैक्शन। ये है हमारा हेनरिस लॉ। के एच क्या है? हेनरिस लॉ कांस्टेंट, हेनरिस लॉ कांस्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1.4 सब लोग एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। 1.4 एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। ये इसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद मैं समझा देता हूं इसको। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ो। हो गया? पढ़ लिया? पढ़ लिया पक्का? 2 बार पढ़ लिया? अभी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, सुनो। क्वेश्चन थोड़ा बहुत पल्ला पड़ा नहीं पड़ा बताता हूं। इफ द नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू ए वाटर एट 293 केल्विन, व्हाट मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर? एज्यूम नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर इतना है, गिवन हेनरिस लॉ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? एक सॉल्वेंट है, देखो वाटर है, अच्छे से देखो देखो, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वाटर है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर है। यहां पे नाइट्रोजन, यहां से यहां पे नाइट्रोजन डिसॉल्व किया गया है और नाइट्रोजन बबल करके ऊपर में उठ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है बबल करके उठ रहा है, मतलब उठ रहा है, मतलब कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो भी बता दिया। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है हमारा 0.987 बार। ठीक है सर, और यहां पे पूछा गया, हेनरिस लॉ कांस्टेंट भी दिया हुआ है। मुझे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिसॉल्व्ड। अच्छा, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व्ड। अच्छा, नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व किया गया है वो मुझे पूछा गया है। ठीक है सर, समझ में आया? 1 लीटर सोल्यूशन है, नाइट्रोजन बबल करके उठ रहा है, और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन बबल करके उठ रहा है वो पार्शियल प्रेशर इतना जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है कि ये जो नाइट्रोजन मैं यहां पे डिसॉल्व करके रखा वो कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व करके रखा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे कौन सा लगाऊंगा? ऑब्वियसली हेनरिस लॉ लगाऊंगा, क्योंकि हेनरिस लॉ का कांस्टेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, और हेनरिस लॉ का ही कांस्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा हेनरिस लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द लिक्विड। यही तो है। तो पार्शियल प्रेशर कितना दिया है? 0.987 दिया हुआ है। KH दिया हुआ है क्या? हाँ, KH दिया हुआ है। KH कितना दिया गया है हमारा? हाँ, KH देखो यहां पे लिख के बताता हूं। हाँ, KH दिया हुआ है 76.48 किलो बार दिया हुआ है। ठीक है, किलो बार दिया हुआ है, लेकिन ये तो बार में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलो बार को कन्वर्ट करने से क्या करेंगे हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटू 1000 बार। ये बात समझ में आ गया? ओके, लिख देता हूं। ये लो, इंटू 76.48 इंटू 1000 बार।
ठीक है, बार तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर 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 नीचे बार कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा यहां पे एक बात सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2A होगा क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है, ये दोनों चीजें तो है। नीचे में टोटल मोल्स रखते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, पक्का नहीं है। अभी यहां पे एक बात सुनो, इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का कोशिश करता हूं। 987 डिवाइडेड बाय, ऐसे कर सकता हूं 76 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर, ये हमारा हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, हाँ ये -3 हो जाएगा, और यहां से इंटू 10 टू द पावर 3, ऊपर में जाने से ये भी 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर डायरेक्ट -6 लिख देता हूं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, is equal to number of moles of N2 divided by number of moles of N2 by number of moles of H2O, ठीक है सर। अच्छा एक बात देखो, यहां पे ऊपर का जो नंबर है ये बहुत ज्यादा छोटा है और नीचे का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इससे क्या समझ में आता है? अच्छा ऊपर का नंबर कब छोटा आता है? अच्छा एक बात बताता हूं, अगर मैं 1 को 1000 से डिवाइड किया तो तुम्हारा कितना आएगा? 0.001, ये बात आएगा। फिर से एक बात समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, ऊपर का नंबर जब कब छोटा होता है? जब तुम छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड किया, है कि नहीं? ऊपर का नंबर बहुत ज्यादा छोटा कब होगा? जब हमने बहुत बड़ा नंबर को छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड किया, तभी होगा ना। मतलब 1 को 1000 से डिवाइड किया, 1 को 1 करोड़ से डिवाइड किया, तब ऊपर में छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब यह है कि N2 का नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा छोटा है, यह बात समझ में आया? और H2 का नंबर ऑफ मोल्स बड़ा होना पड़ेगा। यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या? अगर ये दोनों का मोल्स अगर प्लस करते हो तो ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं समझ में आया भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है 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 ठीक है, देखो देखो देखो, 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है सर। तो आंसर कितना आएगा मेरा? 0.001, यही आएगा ना, यही आएगा, मतलब 10 टू द पावर -3 आएगा, ठीक है सर। इतना बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, ये बात समझ में आ गया ना? नीचे वाला कितना था? 1000 था, ऊपर वाला कितना था? 1 था। इसका मतलब नीचे में 1 प्लस 999, ये बात किया मैंने, है कि नहीं? अगर मैं ये 1 को निगलेक्ट कर देता हूं, कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या मेरा? नहीं आएगा। नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये इसका कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा है। ये तो 10 टू द पावर -3 है, ये -3 था, ये -6 है, मतलब और ज्यादा छोटा, ठीक है। तो इसको तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो 987 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 7648 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, लिख सकते हो, ठीक है सर। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा? अभी देखो हमें पता है गिवन मास ऑफ N2 के लिए, हमें अगर गिवन मास ऑफ N2 चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। 87 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 7648 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय 1000, 1 लीटर सोल्यूशन वाटर 1 लीटर दिया था, मोलर मास 18, 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितना होता है? 55.5। अच्छा यहाँ पे 55.5 लिख देता हूं। तो यहां से मैं एक काम करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकल के लाऊंगा, जो कि कुछ भी आएगा, ठीक है। फिर से मैं क्या करूंगा? गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा मेरा? 28 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे गिवन मास ऑफ N2 आ जाएगा मेरे पास, समझ में आया? तो ऐसे ही करना है इसको, कैलकुलेशन तो बुक में ही लिखा हुआ है। और नहीं, यहां पे तो क्या पूछा गया है? assume N2 हाउ मेनी मिली मोल्स, मोल्स ही पूछा गया, मास नहीं चाहिए। मोल्स तक, अगर मोल्स तक निकाल लेते हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। मिली मोल्स, एग्जैक्टली मिली मोल्स, 10 टू द, देखो मोल्स आ जाएगा, तुम्हारे पास मोल्स आ गया, मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 1 मोल्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिली मोल्स, ठीक है सर।
जो मोल आएगा उसको मैं मिलीमोल से कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है से। नेक्स्ट 1.6 ट्राई मारो अभी। ये बात समझ में आया ना पूरा क्वेश्चन? पक्का आया? कहीं पे ऐसा खटक तो नहीं रहा है? कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? कैलकुलेशन करते हो ना घर पे जाके? ज्योति तो नौकरे में जानू भल के चिरा करता है कि नहीं, ना ऐसे छोड़ देता है? कैलकुलेशन कर लेना घर पे जाके। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए नहीं करते हम लोग। चलो 1.6 करो। सॉल्यूशन यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है। चलो 1.6। एसटीपी कंडीशन बोला गया है, मतलब एसटीपी कंडीशन का मतलब भी बता दिया मैंने। क्या होता है? प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा। तू क्वेश्चन ढूंढ के नहीं मिल रहा है तेरे को? अरे यार ये नहीं रे, ये दोनों इसको इग्नोर क्यों किया, समझ में आया ना? ओके, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा था, और छोटा नंबर तभी आएगा जब तुम एक छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड करोगे। ये करो, एक बार कोशिश करो। ये तो साइन नहीं लिखी लो, बहुत बुक होते हैं ऐसे गुटे सोल्यूशन। हाँ आज कंप्लीट कर देते हैं इसको, इस चैप्टर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सोचो यहां पे तो थोड़ा सा सोचो। नहीं तो मैं समझा दूं क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दूं। अच्छा ठीक है सर। यहां पे बोला है द H2 गैस हैज रोटन एग लाइक स्मेल, इसका कोई मतलब नहीं है। इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसका भी मतलब नहीं है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतना, मतलब सॉल्युबिलिटी इज इतना मोलल। अच्छा मुझे ये चीज बता दिया कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है मोलैलिटी दिया हुआ है 0.195 मोलल, ठीक है? मोलैलिटी दिया हुआ है, ठीक है सर। और हमें बोल दिया जो हमारा H2S गैस निकल रहा है वो STP कंडीशन में है, मतलब H2S गैस जो निकल रहा है वो STP कंडीशन में है। STP कंडीशन में है मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारा प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 बार। एग्जैक्टली 1 बार नहीं होता है, कम होता है, 987 होता है, 0.987 होता है, लेकिन हम लोग 1 बार मान के चलेंगे, ठीक है सर। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस तुम्हें मिल गया, ठीक है सर। ये बात समझ में आ रहा है ना? अभी हमारा जो मोलैलिटी दिया हुआ है, इतना मोलैलिटी दिया हुआ है, यहां से बाकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है? ये मोलैलिटी जो दिया हुआ है इससे मतलब क्या है? 0.195 मोल्स ऑफ सल्यूट कौन है? H2S is dissolved in 1 kg of solvent। इसका मतलब तो यही है ना, है कि नहीं? केएच कैलकुलेट करने बोला, अभी हो जाएगा, अभी कोशिश करो, हो जाएगा। सल्यूट का मोल दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट कौन है ये दिया है कि नहीं? ये तो चाहिए होगा। और वाटर सॉल्वेंट तो दिया हुआ है, वाटर सॉल्वेंट दिया हुआ है। चलो करो करो करो। प्रॉब्लम है चिराग? पक्का समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तुझे बस केएच कैलकुलेट करना है।
तो लगाओ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमें क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, H2 दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू KH मुझे चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू KH इज इक्वल इनटू H2S का नंबर ऑफ मोल्स कितना है दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? कितना होगा ये? 0.195। नीचे में इसको फिर से देखो, लिख सकते हो 0.195 प्लस 55.55, यहां से KH निकल के लाओ, हो गया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? मां कसम बोल, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। 0.195 को इग्नोर भी कर सकते हो। हाँ बोलो। अरे यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 55.55 भी होता है, क्योंकि 1 kg কিমান বার কম এটো 1 kg মানে কি 1000 গ্রাম ডিভাইডেড বাই মোলার মাস আমার 18 থাকে, তো এটার ভ্যালু আমি অলরেডি জানো 55.55। ঠিক আছে, এই কারণে डायरेक्टली আমি 55.55 এ লিখে দিও। यहां से KH निकाल के लाना, और KH का यूनिट क्या होगा? KH का यूनिट क्या होगा? बार पर मोल। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यहाँ पे 195 को 0.195 को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आंसर? आंसर दिया नहीं यहाँ पे, यहाँ पे जाके चेक कर लेना। प्रोसीड्यूर एकदम सही है, प्रोसीड्यूर में कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारो, घर पे जाके ट्राई मारना है। जब ट्राई मारोगे ना पूरा पूरा याद रह जाएगा, तब ऐसे छोड़ दोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। यूनिट क्या होगा? देखो ऊपर में बार लिखा था, बार, उसके बाद मोल फ्रैक्शन का मोल्स होता है तो बार पार मोल होगा। हाँ, मोल इनवर्स, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारो। समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन भी? देखता हूं। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, पास्कल में दिया हुआ है। ओके, नंबर 1 बात तो पास्कल में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2।
इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। सोडा वाटर यही होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर एंड पैक्ड इन 2.5 ATM। अच्छा क्वेश्चन है, करो। बस पास्कल को कन्वर्ट कर लेना, हो जाएगा। 1 ATM इज इक्वल टू 760 पास्कल, ठीक है सर। पास्कल नहीं तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट कर दो, कुछ भी कर लो। सेम क्वेश्चन है, जो फास्ट क्वेश्चन करवाया था ना उसका जैसे ही है, फास्ट क्वेश्चन का जैसे है, फास्ट क्वेश्चन का जैसे है। फास्ट क्वेश्चन का जैसे है, करो, आराम से हो जाएगा, इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है पानी में, KH भी दिया हुआ है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो पूछा गया है। ये लोग आता क्यों नहीं है? इतना सारा स्टूडेंट था, मैं गायब हो गया तो ये लोग भी गायब हो गया। हो गया? कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं? करो, मैं कर दूंगा। क्या हुआ? नहीं हो पा रहा है चिराग, नहीं हो पा रहा है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁸8 पास्कल, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, CO2 का क्वांटिटी चाहिए इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ओके, 500 ml ऑफ सोडा वाटर मतलब सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन का जो हमारा मास वॉल्यूम है वो हमारा है 500 ml,
ओके, ये और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया क्योंकि यहां पे वॉल्यूम दिया गया है, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है 2.5 atm, ठीक है सर। अभी सुनो, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ CO2 चाहिए, ठीक है सर। अच्छा ये देखो कैसे करते हैं, हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है सर। पार्शियल प्रेशर, अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर हमारा KH और इसका यूनिट नहीं मिल रहा है, यूनिट तो मिलाना पड़ेगा तब ना कैंसिल होगा। तो एक काम करता हूं, इसको मैं पास्कल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 2.5 इंटू 10 टू द 760 पास्कल, ठीक है सर। तो ऐसे लिख सकते हो 2.5 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है सर। इसको मैं ऊपर में लेकर जा रहा हूं, हाँ इसको मैं ऊपर में लेकर जा रहा हूं, 10 टू द पावर -8 ऊपर में लेकर गया, ठीक है। अच्छा फिर से मैं एक लाइन में वापस लिखता हूं, 2.5 इंटू 760 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.6 ही है, हाँ 1.6 is equal to number of moles of CO2 divided by number of moles of CO2 plus number of moles of H2O, ठीक है। ऊपर वाला बहुत छोटा है, CO2 को हमें निगलेक्ट कर दूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं, ये लो क्या नेग्लेक्ट कर दिया। फिर से मैं यहां पे कंटिन्यू करूंगा, 2.5 इंटू 760 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 1.6 is equal to number of moles of CO2 by number of moles of H2O, ठीक है। हमें पता है हमें ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे मास पूछा है तो ये चाहिए, ठीक है। अभी बात आता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के लिए गिवन मास ऑफ वाटर भी चाहिए होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है कि गिवन मास ऑफ वाटर तो दिया हुआ है नहीं, समझ में आ रहा है। गिवन मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास भी नहीं दिया हुआ है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात, दो बात अच्छे से सुनो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा अगर तुम्हारा मास ऑफ CO2 बहुत ज्यादा छोटा है और वाटर का मास बड़ा है, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो क्या, जो सॉल्यूशन का मास होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा, बोल सकते हो। मतलब वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम तुम्हें दे दिया, तो ऐसे बोल सकते हो जो वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट का ही है, बोल सकते हो ना। हाँ तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे मास तो मिला नहीं, लेकिन वाटर का डेंसिटी कितना होता है, कितना होता है 1 ग्राम पर मोल। अरे यार मैंने बोला था 1 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ वाटर। एक जगह पे मैंने एक क्वेश्चन पे लिखा था डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1 ग्राम पर ml लिखा था, ठीक है सर, लिख लो, लिखने नहीं लिखा तो लिखा है, मुझे याद है, मुझे याद रहता है। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ H2O दिया हुआ है कितना 500 ml, तो मास भी कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, मास भी किसका इक्वल हो जाएगा, 500 ग्राम का इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है सर, प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहां से 2.5 इंटू 760 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय, यहां पे कैलकुलेट करता हुआ, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है सर। तो यहां पे लिखूंगा मैं 500 डिवाइडेड बाय 18, यहां से तुम ये वाला कैलकुलेट कर लोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तुम कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा वैसे ही तुम्हारा मास ऑफ CO2 आ जाएगा, ठीक है। लिख लो जितना लिखना है, उसके बाद घर में जाके फाइनल आंसर लिख लेना। समझने में कोई दिक्कत हुआ क्या?
पक्का? ठीक है ना? हाँ वही किया, सही है। बस यहाँ पे दो चीज ध्यान रखने का चीज था कि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया था, और सिंस इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम ही होगा। सॉल्वेंट कौन था? वाटर था, तो वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी भी पता है 1 ग्राम पर ml, तो उसका मास भी इतना ही होगा। लिख लो। हालत खराब हो रही। अच्छा, अभी यहाँ पे और क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन आता है हेनरीज लॉ से, ये भी सुन लो। ये अगर हो गया तो लिख लो, पहले लिख लो हेनरीज लॉ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये बता देता हूं। यहां पे हमारा कुछ चीजें लिखा हुआ है। क्या चीजें लिखा हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ लिखा हुआ है, ये हमारा नोट करना है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ये भी लिखा हुआ है। ये दोनों चीज टिक करना है, ये पढ़ना है हम लोगों को, ये दो पैराग्राफ पढ़ना है, ये वाला और यहां तक पढ़ना है। अभी मैं एप्लीकेशन ऐसे ही समझा रहा हूं, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं। कोल्ड ड्रिंक खोला होगा कभी, कोल्ड ड्रिंक खोलने से क्या होता है? फिस करके आवाज आता है, वो एक्चुअली क्या होता है? देखो, कोल्ड ड्रिंक ये क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर में वहां पे घुसा देता है, ठीक है, हाई प्रेशर में घुसा के सील कर देता है। जैसे तुमने बॉटल खोला तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm है। अभी प्रेशर कम गया तो सॉल्युबिलिटी किसमें था? वो हाई प्रेशर पे सॉल्युबल हो रहा था वो, लेकिन अभी बाहर का प्रेशर तो 1 atm है, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी तो सॉल्युबल नहीं रहेगा, इसीलिए वो निकल जाता है। एक एप्लीकेशन तो वो हो गया। अभी कभी कभी हम लोग हिल टॉप पे जाते हैं तो हम लोगों को वोमिटिंग जैसा फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्लड में जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हमारा ग्राउंड का लेवल पे, हम जो जहां पे रुके हैं वहां पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm है। जैसे ऊपर में जाते हैं तो हमारा प्रेशर कमने लगता है। कमने लगने से क्या होगा? हमारा ब्लड में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन निकलते रहता है, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन निकला, इसीलिए तुम्हें नक्शिया, वोमिटिंग ये सब फील होता है, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन मेरा हेनरीज लॉ का ही है। नहीं तो स्कूबा डाइवर जो नीचे में जाता है वो लोग हमेशा ऑक्सीजन मास्क वगैरह लेकर जाता है, वो सारा हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, यहां पे लिखा हुआ है, मैं लिख के देकर फायदा नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं। ये ऐसा टिक नहीं करते। देखो, टिक हमेशा करने से ऐसा करोगे, ऐसा करो, तब याद रहता है कि ये पढ़ना है मुझे, ठीक है। ओए तू मुख बहुत ब्याह से है। साव हेनरीज लॉ ऊपर आरो क्वेश्चन আছে কি মই চাই লো একবার যদি থাকে দি আছো। আছে বাৰু 1.13 एक बार करो, इसको करो 1. अभी के लिए 3 क्वेश्चन देता हूं। 1.13, उसके बाद 1.40 एंड 1.41, ये 3 क्वेश्चन अभी ट्राई करो। 1.13, 1.40 एंड 1.41, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अभी एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओ। एग्जाम फालतू दोगे तो तुम लोगों का बोर्ड भी फालतू होगा, वो बात याद रखना हमेशा। सच में बोल रहा हूं, एग्जाम फालतू करके बाद में तुम्हारा कोई झंडा नहीं गाड़ने वाले तुम, फालतू होगा ही वो, मेरे गारंटी ले लो। इतना सालों से पढ़ा रहा हूं, 4 इयर्स पार हो गया मेरे एक्सपीरियंस का। अगर ये एग्जाम खराब करते हो ना, फाइनल एग्जाम खराब होगा ही, गारंटी है मेरा।
चलो 1.31 से ट्राई करो, ये हेनरी स्लो का कौन से क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? तीनों इतना टफ टफ क्वेश्चन कराने के बाद ये इजी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इससे क्या होगा? आया कि नहीं? ओए आया क्वेश्चन? देखता हूं क्या है। partial pressure of the हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। if the solution could come out anything अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्राई मारो। अच्छा इसको होमवर्क में ले लो, एक काम करो होमवर्क में ले लो और लास्ट दो क्वेश्चन को ट्राई करो, वो दोनों तो इजी है, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। लास्ट दो क्वेश्चन जो दिया उसको ट्राई करो, इसको होमवर्क में ले लो। मैं हिंट दे दूंगा जाते वक्त, तुम लोग ही करोगे नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर।
ये एक क्वेश्चन हो जाने से मैं ये वाला हेनरीज लॉ वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ, हो जाने से बताना, वो तो इजी है। 1.40 तो इजी है। सुनो, हो गया? लोंगरी फ्रेशर्स के लिए नाच के प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? सच में? क्या बात कर रहे हैं? वो डांस करेगा? हमेशा ये सब ही होता है। मैंने पहले ही बोला था ना, नाचने के लिए मत ना जाना। तू नहीं नाचेगा? हाँ, तू भी नाच रहा है? एंकरिंग है। ओके, 2 दिन आना सा क्यों ना है? एबुन नाचे से ही। अच्छा ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन तो कोड़ाई दियो मैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट दिन और कहना टानी को मन नहीं। ये जो क्वेश्चन था ये हो जाएगा कि नहीं? ये वाला ये हो जाएगा पक्का? झूठ नहीं बोल रहे ना? तो आगे वाला क्वेश्चन करा देता हूं मैं। देखो यहाँ पे को बोला गया है, सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 ग्राम 5। अच्छा बताता हूं, यहां पे 2 केस दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिया आप क्वेश्चन? एक बार पढ़ लो तो क्वेश्चन, फिर से पढ़ लो एक बार, उसके बाद जब मैं दोहराऊंगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन पर तो हम तो कहने का झेली है सुनो। हो गया? पढ़ लिया? अच्छा, यहाँ पे 2 केस दिया गया है। हमें बोला गया है जब तुम्हारा यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया गया है, ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया गया है। देखो सपोज कि मान लो ये एक सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन में इथेन है, ठीक है, इथेन है और ना जाने क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जब तुमने इथेन का तुमने यहाँ पे 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम यहाँ पे इथेन डाला, तो देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन एग्जर्ट हो रहा है 1 ग्राम। केस नंबर 1, ठीक है सर। जब तुमने ये सोल्यूशन में इतना इथेन डाला तो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है? 1 बार, ठीक है। और केस नंबर 2 में पूछ रहा है कि जब तुम सपोज कि मान लो इथेन का क्वांटिटी तुम चेंज करके अभी इतना ना रख के तुम रख रहे हो 5 इंटू 10⁻² ग्राम रख रहे हो, अभी तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ये बात समझ में आया? जब तुम इथेन का क्वांटिटी इतना रख रहे हो तो पार्शियल प्रेशर इतना आ रहा है, जब इथेन का क्वांटिटी इतना रखोगे तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो इससे मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन, ठीक है सर। यहां पे ऐसे बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू KH रखता हूं क्योंकि KH का वैल्यू नहीं दिया, KH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन का ही मोल्स रखते हैं ना, टोटल सोल्यूशन का मोल्स रखते हैं ना। ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस 1 मैंने पुट कर लिया, ठीक है सर। केस 1 में मैं इथेन का पार्शियल प्रेशर भी दिया गया है 1 बार, इसलिए 1 बार मैंने पुट कर दिया। KH नहीं दिया था, नहीं पुट किया।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने नहीं पुट किया था। हाँ, इसका मास पता था, लेकिन पूरा मैं अभी नहीं पुट किया। ठीक है, अब एक चीज देखो, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन निकालो तुम, इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। ठीक है, केस नंबर 2। ठीक है सर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पार्शियल प्रेशर मुझे नहीं पता, इसको मैं x ले लूं, पार्शियल प्रेशर नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है ना। KH नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों केस पे हमें ये चीज बोला क्या क्या कि सॉल्यूशन को चेंज कर दिया, सॉल्वेंट को चेंज कर दिया, ऐसा कुछ बोला गया क्या? अगर नहीं बोला गया तो सॉल्यूशन हम लोग सेम सॉल्यूशन ही मानेंगे। मतलब अगर यहाँ पे सॉल्वेंट, केस नंबर 1 पे सॉल्वेंट अगर पानी था तो वहां पे भी पानी होगा, क्योंकि मुझे बोला नहीं गया, मुझे नहीं पता, मैं एज्यूम कर लूंगा कि दोनों सॉल्वेंट सेम है। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैं सॉल्वेंट भी सेम मान लूंगा। ठीक है सर, तो ऐसे करके मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? केस तो सेम होगा, क्योंकि सोल्यूशन सेम है तो केस सेम होगा, दोनों में इथेन डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, टेम्परेचर भी फिक्स है, टेम्परेचर भी मुझे बोला नहीं गया है कि टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर भी सेम है तो KH भी सेम होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या आता है? इक्वेशन नंबर 2, यहां से क्या आएगा? 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इन केस नंबर 2 इज इक्वल टू KH तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों केस पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ, दोनों चीज सेम है, सब कुछ सेम है। यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अच्छा, ये चीज और ये चीज कैंसिल कर मत देना, क्योंकि हमें पता है कि क्वांटिटी अलग अलग है। यहां पे इथेन का क्वांटिटी और यहां पे इथेन का क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों कैंसिल कर सकते हो? कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? देखो, इसीलिए कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इथेन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा छोटा है। सारा का सारा वॉल्यूम किसका होगा? सारा मास किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। तो यहां पे जितना सॉल्वेंट का मास होगा, इतना में यहां पे भी सॉल्वेंट का मास सेम होगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहां से ये वाला कैंसिल कर सकता हूं। ये बात नहीं समझ में आया तो बोल दो। आ गया? नहीं आया? आया ना? नहीं आया? नहीं आया। अच्छा ठीक है, देखो फिर से सुनो बात कि देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा जो सॉल्वेंट, जो भी प्रेजेंट है, जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट। मुझे नहीं पता क्या सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है सर, यही तो है। यहां पे फिर से मैं यही बात लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखूंगा ना। इथेन को तो ऐसे ही मैं इग्नोर मारूंगा क्योंकि छोटा होता है, हमें पता है कि नंबर ऑफ जो हमारा गैस डिसॉल्व है बहुत छोटा है, इसीलिए इसको ऐसे ही इग्नोर मारूंगा। मार दिया मैंने इग्नोर। ठीक है, अभी सॉल्वेंट तो दोनों केस में तो सेम ही है, तो कैंसिल कर सकता हूं ना। अभी समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो यहां से 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ, एक काम करता हूं इथेन 2 लिख देता हूं तो तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन यहां पे 1 था, यहां पे 2 लिख देता हूं। ठीक है सर, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इन 1, केस नंबर 1 मतलब, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इन केस नंबर 2। ठीक है सर, क्या ये दोनों कैलकुलेट कर पाओगे? नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि गिवन मास दोनों केस पे दिया हुआ है कि नहीं? गिवन मास दोनों, ये दोनों कैलकुलेट कर पाओगे तो पार्शियल प्रेशर ये वाला मिल जाएगा ना। हो गया क्वेश्चन। ठीक है सर, जितना लिखना है लिख लो, बाकी घर में पूरा कर लेना। घर में जब बोलता हूं पूरा कर लेना मतलब पूरा कर लेना। हाँ, जो फाइनल आंसर आएगा वो बता देता हूं मैं। फाइनल आंसर कितना आता है? फाइनल आता है हमारा, ओके, यहां पे और एक चीज कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, मोलर मास दोनों में बराबर होगा। मोलर मास को भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे और एक स्टेप करके मैं दिखाई देता हूं। मोल्स ऑफ इथेन मतलब कितना हमारा गिवन मास ऑफ इथेन कितना है हमारा फर्स्ट केस में? ये देखो 6.56 इंटू 10⁻³ बाय मोलर मास ऑफ इथेन। ठीक है सर, mm लिख दिया। ठीक है ना। और नेक्स्ट केस में हमारा कितना दिया हुआ है?
5.5 इंटू 10⁻⁻² बाई मोलर मास ऑफ इथेन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि इथेन तो दोनों में मोलर मास सेम होगा ना। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। तो ये कैलकुलेट जब करोगे तो आएगा 7.62। फाइनल आंसर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन जो आएगा वो आएगा 7.62 बार। कुछ ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, है क्या? क्वेश्चन समझ में आया? अभी हो जाएगा। जाओ যদি বুঝি পাইছে যা टेस्ट দিব লাগিব यार, टेस्ट अच्छे से दो। आज जाके पढ़ो, जब जाके पढ़ो, नहीं पता मुझे टेस्ट अच्छे से दो। सैटरडे फ्रेशर्स है, सैटरडे तो क्लास नहीं आओगे शायद, सच बता, अगर नहीं आओगे तो नहीं आओगे। हाँ 4 से फ्रेशर्स है, तब कैसे आ सकोगे, पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, मैं कल कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता हूँ कल, ठीक है।